तो कमीशन की बात बताई, उसका परिणाम रहदारी समाज को देने के लिए बोला, लेकिन रायका और देवासी को नहीं दिया। जबकि हमारा 80% समाज जो है रायका और देवासी लगाता है। तो जो परिणाम उन कमीशन के मिलने चाहिए थे वो तो 20% लोगों को मिलेंगे, 80 को तो मिलेंगे नहीं। तो हमारी पहली मांग ये है कि सरकार जैसे भारत के 3 नाम है, चाहे हिंदुस्तान बोलो, चाहे भारत बोलो, चाहे इंडिया बोलो, ऐसे हम रायका, रबारी, देवासी एक है। इस विसंगति को सरकार को दूर करना चाहिए। तो इसके लिए बताओ हमें लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए, इसलिए हम लड़ रहे हैं। दूसरी अब विकृति आई है, सरकार पहले बात हमें यह सोचना चाहिए कि हम पशुपालक है या कृषक है। मैं आपको जरूर, आप लोग क्योंकि यहाँ खेती बाड़ी आपकी अच्छी है, आप लोगों का बेस भी शायद कृषि होगा, पर अगर पूरे राजस्थान और भारत का अपन समाज का अवलोकन करें तो मैं कहता हूं कि हम पशुपालक हैं। लेकिन अब पशुपालक के लिए कृषक होना कोई जरूरी नहीं है। किसान पशुपालक हो सकता है, पर पशुपालक के लिए कृषक होना कोई जरूरी नहीं है। और किसान और पशुपालक का 36 का आंकड़ा है। अगर पशुपालक का पशु छूटेगा तो सबसे पहले किसान के खेत में जाएगा, तो सबसे पहले उसकी लड़ाई होगी तो किसान से होगी। हम प्रकृति में कभी एक साथ रहते थे। अगर किसान को बैल चाहिए तो पशुपालक से, ऊंट चाहिए तो पशुपालक से, खाद चाहिए तो पशुपालक से, ऊन चाहिए तो पशुपालक से, दूध चाहिए तो पशुपालक से, मांस चाहिए तो पशुपालक से, यानी एक दूसरे पे निर्भर थे। पर आज स्थिति बदल गई है। किसान को जो है बैल की जगह ट्रैक्टर मिल गया, खाद की जगह यूरिया मिल गया, ऊन की जगह एक्रिलिक मिल गया। तो ये जो एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भरता थी वो लगभग खत्म हो गई है। और जो मंत्रालय के अंदर जहां से कंट्रोल होता है वो कृषि मंत्रालय और पशु मंत्रालय एक है, और उसके ऊपर जो बैठाया मंत्री उसको कृषि मंत्री कहते हैं। तो आज तक उसने जो भी कानून बनाए वो सब किसानों को रक्षित करने के लिए बनाए, एक भी कानून पशुपालक के लिए नहीं बनाया। पशुपालन के अंदर भी हम गुमंतु पशुपालक है, वो गुमंतु पशुपालक को सरकार को आज तक दिखाई नहीं दिया। परसों बजट की घोषणा हुई है, उसके अंदर एक नया पैसा पशुपालक को नहीं दिया गया, एक योजना पशुपालक के लिए नहीं आई। और जो योजना है उनको मैं समझाता हूँ, वो हम जैसे गुमंतु पशुपालक है उनके लिए नहीं है। आप मंगला पशु बीमा के ऊपर आ जाओ, वो करो कि एक गाय या एक भैंस का जो बीमा किया जाएगा। आप बताइए, हमारा पशुपालक के पास 50 ऊँट है, बताओ कौन से पशु का वो बीमा कराएगा? उसके पास 300 400 भेड़े, आप कह रहे हो कि 10 भेड़ का बीमा होगा, तो उसकी जो 300 भेड़ों का क्या होगा? क्योंकि उनको जो हम जैसे जो गुमंतु पशुपालक है वो उनकी योजना में नहीं है। इसलिए हम लड़ रहे हैं कि हमें योजना में लो, हमारे लिए योजना बनाओ। पर हमारे लिए योजना क्यों नहीं बनती? क्योंकि वह किसान है। हम कह रहे हैं भाई हमारा पशुपालक है वो कृषि मंत्रालय से अलग कर दो। तो ये उचित मांग है कि नहीं है? भाई हमारा मंत्रालय अलग बनेगा तब हमारा बजट अलग आएगा, वो बजट का पैसा पूरा हमारे ऊपर खर्च होगा। तो इस मांग के लिए अपने को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? इसलिए जो लाल सिंह साहब जो आपके पास लड़ रहे हैं। अब मान लो कि 78 साल में क्या हुआ, जब हम किसानों के साथ में थे। आप ईमानदारी से देखिए कि हर जिला के अंदर एक किसान भवन बनाया हुआ है। आप अपना सामान बेचने जा सकते हो, रात को वहां रह सकते हो, खाना आपको 13 रुपए में मिलेगा। आप ईमानदारी से बताओ, जब हमारा मंत्रालय था बजट बराबर आता है तो आपने कहीं भी पशुपालक भवन बनाया क्या? अरे कोई जिला में भारत में कहीं तो बता दो कि एक तो बनाया होता। एक भी पशुपालक भवन नहीं है जहां आप रात को रुक सको, वहां बैठ सको, 10 रुपए में खाना खा सको। वहां कोई जिला स्तर के ऊपर आपकी गिनती नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपका तो मंत्रालय जो था वो गलत जगह था और आपकी वहां गिनती नहीं। तो इसलिए अपने को गिनती करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? करानी चाहिए। अब जो बजट आता है उस बजट की आज पूरे देश में अपने अपने हिसाब से जो लोग जितने चालाक हैं उतना बजट का हिस्सा ले जाते हैं। तो हम भी सरकार को टैक्स देते हैं, जो आदमी टैक्स देता है वो सारा पैसा सरकार के लिए काम आता है। अब कोई कहीं आपने हॉस्पिटल बना दिया, कहीं आपने स्कूल बना दिया, कहीं लाइट और पानी बना दिया। आप ईमानदारी से बताइए कि जो घुमंतु लोग हैं
जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, वो आपकी स्कूल में पढ़ेगा क्या? अरे स्कूल में वो आदमी जाएगा जिसका एक निश्चित घर होगा और जो एक जगह रहता होगा। पर जो घुमंतु समुदाय, जिनकी साहब ने डीएनटी की बात की, देश में 52 ऐसे समुदाय हैं जिनका कोई परमानेंट निवास नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनके बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? आप कहते हो कि शिक्षा पे खर्च किया, और भाई उनके लिए क्या किया? वो देश में 40% है, 40%, और वो लोग आज भी वंचित हैं। तो उनके लिए लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आप कहते हो हॉस्पिटल बनाया, अरे हॉस्पिटल के अंदर आपके जो गांव में होगा वो जाता है। जो घुमंतु आदमी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, वो आपके हॉस्पिटल की, आपकी स्कूल की, आपकी लाइट की, आपके पानी की कोई सुविधा आपकी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और आपको वो टैक्स दे रहा है। क्योंकि जो भी आप वो बीड़ी, सिगरेट, कपड़ा जो भी खरीद रहा है, वो टैक्स पे करके दे रहा है, यानी कि देश को वो दे रहा है और देश से कुछ भी ले नहीं रहा है। ना आपके रोड का इस्तेमाल करता है, ना लाइट का। आप ईमानदारी से बताओ, सरकार ने आज तक किसी डेरे में जाकर के पानी पिलाया क्या? अरे नहीं पिलाया तो हमें क्या दिया भाई? तो ये सारी मांग हम सरकार से कह रहे हैं कि भाई पहले जो हमारे अधिकार है वो आगे रखो, ये हमारी मांगे हैं। तो अपने को इनके पीछे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? हम शिक्षा की जहाँ बात कर रहे हैं, भाई जब तक से एकदम से लोगों को आगे नहीं लेके आओगे, साथ करें कि हमारे जो घुमंतु लोग हैं उन लोगों को 1000 बच्चों को हर साल कम से कम विदेश भेजने के लिए, पढ़ने के लिए भेजो, और वहां पढ़ के आएंगे, अगले साल और 1000 बच्चे जाएंगे, फिर और 1000 बच्चे जाएंगे, तो एकदम से हमारे इन जो घुमंतु समाजों में विकास आएगा। तो क्या ये हमें ये मांग मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? ये सारी मांग मांगने के लिए हम लोगों से लड़ रहे हैं। अब हमारे पशुओं के ऊपर आ जाओ। अगर हम धर्म की बात करते हैं तो ये सरकार को चेतावनी हमारी कि हम सब जो है, गाय हमारे लिए एक प्रेरणा है, और गाय एक सबसे बड़ा हमारे पास पूजा स्थल है। पर मैं कहता हूं कि अगर देवासी भाई से आप उदाहरण ले लो कि आप सारा जो गाय का अनुदान इन्होंने बोला, बजट के अंदर बोला है कि गौशालाओं के अंदर अनुदान दे दो, और मैं मेरी आत्मा से कह रहा हूं कि एक तो वृद्धाश्रम और एक गौशाला, ये भारतीयता के ऊपर कलंक है, कलंक। हमारा भारत ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं कि जिस माँ से हमने जन्म लिया, उस माँ ने आखिरी सांस बेटे की गोद में लेना चाहिए, और जिस गाय माँ का हमने दूध पिया, उसने आखिरी सांस हमारे खूंटे पे लेना चाहिए। पर हमने अपनी भारतीयता को त्याग दिया। माँ को तो वृद्धाश्रम में भेजते हैं, और गाय को जब वो दाना दाना दूध बंद कर देती है तो गौशाला में भेजते हैं। ये हमारी नीतियों का फर्क है, कहीं कहीं चोरी चकोरी का फर्क है। उदाहरण के तौर पे अगर देखना है तो आप देवर्षि के बारे देख लो, 1000 गाय अपने पास रहता है, और उस गाय की बॉडी लैंग्वेज देखो, गाय के चेहरा देखो। एक गाय को आवाज देता है तो 1000 में से एक गाय उसकी आती है, और वो बिना रस्सी के दूध देती है। ये सरकार को दिल्ली के आसपास दिखाई नहीं देता क्या? उस देवासी भाई ने आज तक 1 रुपया अनुदान सरकार से नहीं लिया है। वो 12 का किराया देता है, पानी का पैसा देता है, चारे का पैसा देता है। स्वाभिमान इसको कहते हैं। अगर आपको प्रेम देखना है कि माँ और बेटे की गहराई क्या है, अगर बच्चा पोटी करता है तो बाप सबसे पहले कहता है अरे इसको संभालो संभालो, लेकिन माँ कभी नहीं कहती है। ये जो प्रेम है गाय और बेटे का, ये जो आप देवासी से अच्छी तरह से देख सकते हो। आप ऊंट के ऊपर आ जाओ। सरकार ने जो भी कानून बनाया है, भाई ऊंट कहते हैं, ऊंट कौन लेके आया देश में? ऊंट देश में कौन लेके आया? देवाजी, हरमल जी लेके आया। बोलो मेरा दादाजी लेके आया। लेकिन आज ऊंट की हालत ये है कि भले ही हम लोगों के ऊंट कम हो गए, भले ही हम लोगों ने ज्यादातर लोगों ने ऊंट रखना छोड़ दिया, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ, कोई भी आदमी शहर या गांव से बाहर जाता है और ऊंट को कोई ऊंट गाड़े में या रोड पे कहीं खड़ा होकर देखता है, तो भले ही आप तिरछी नजर से ही देखते होंगे, पर एक बार उसकी तरफ जरूर देखते होंगे, और वो भी आपकी तरफ देखता है, वो भी आपकी तरफ देखता है। उसकी आंखों के अंदर भी बहुत आशा है। वो कहता है भाइयों, देश प्रदेश पता नहीं मेरे को कहाँ लेके आए, आपने तो मुंह बंद कर लिया, पर अब मेरी हालत क्या है।
भाइयों थोड़ी अपनी अंतरात्मा को जगा लो, उसकी आवाज भी अपने को बनना पड़ेगा। अब उसकी आवाज कैसे बने, क्योंकि सरकार की योजना देखिए, राज्य पशु एक प्रकार का आरक्षण है कि नहीं? अगर किसी को राजा घोषित कर दे, उसके लिए कुर्सी नहीं हो, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं हो, तो वो कोई राजा होता है क्या? ये सिर्फ जो पेपरों के अंदर राज्य पशु घोषित किया है, और इस राज्य पशु के लिए कोई योजना सरकार ने नीतिबद्ध नहीं बनाई है। तो इसलिए वो आपकी तरफ टेढ़ा देख रहा है कि आप उसकी मदद के लिए आना आपका उत्तरदायित्व बनता है। अब उसकी मदद हम कैसे कर सकते हैं? पहला डिमांड जो है सामने रखा है कि ये जो ऊंट कानून है, ये काला कानून है, ये रद्द होना चाहिए। ये काला कानून क्यों है? क्योंकि जब ये कानून नहीं आया था तो ऊंट की कीमत कम से कम 40 से 50 हजार थी। ये कानून आने के बाद में ऊंट की कीमत 20,000 रुपया रह गई। 20,000 यूं हो गई कि जो नर ऊंट है, ये भले मादा ऊंट है, उसको राज्य से बाहर नहीं जाने देते हैं। ये सेम उदाहरण बद्री खनन से ले लो, बद्री उतनी इस्तेमाल हो रही है, उतनी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पर बंदिश होने के बाद में ब्लीचिंग ज्यादा हो गया। तो जो है इंड पॉइंट के ऊपर वही 1 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का बिक रहा है, पर जो है बीच के अंदर जो है ना लाभबंदी हो गई है। आप किसान जो पशुपालक है उसको मात्र वही 15 या 20,000 रुपया मिल रहा है। तो हमारी पहली मांग ये है कि आप ऊंट के ऊपर जो बंदिश लगाई है बेल के ऊपर, इस बंदिश को आप बंद करिए ताकि हमारे पशुपालक को उचित पैसा मिलेगा, तो वो ऊंट पालन के ऊपर ध्यान देगा। दूसरी हमने सरकार को बोला, आप देखिए अगर सब्सिडी की बात आती है तो अगर सब्सिडी किसान को मिलती है ना, आप हर साल में पहले 8,000 मिलता था, कह दिया 9,000 किसान निधि मिलती है, पर सरकार ने आज तक कोई पशुपालक को पशुपालक निधि नहीं दी। वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। अगर हर पशु के एक ऊंट के ऊपर 1,000 रुपया अगर सब्सिडी मिले तो हमारा 20 ऊंट पालने वाला आदमी कभी भी ऊंट पालने से उसका मोह भंग नहीं होगा। 20,000 रुपया तो उसको सब्सिडी मिल जाएगी, ऊपर से जो है दूध का पैसा मिल जाएगा, तो हमारा हर आदमी जो है पशुपालन करने लग जाएगा। और पशुपालन ऐसा नहीं है कि पशुपालन गिरा हुआ व्यवसाय है। कृषि और पशुपालन कभी, जब तक मानव सभ्यता रहेगी तब तक ये खत्म होने वाला पेशा नहीं है। इसलिए हमें ये मांग उठानी है कि इस पैसे को टेक्निकल पैसा बनाया जाए, ताकि मतलब लोग कृषि की तरह से, कृषि को भी टेक्निकल बनाया तभी तो ज्यादा पैदावार होनी शुरू हुई। आप उदाहरण के तौर पे देखिए, मैं टेक्निकल आपको समझाता हूँ कि कोई भी भैंसशाला है क्या हिंदुस्तान में? कोई भैंसशाला नहीं है। उसका एक ही कारण है कि हरियाणा के अंदर भैंसों की नस्ल सुधारने के ऊपर इतना काम किया गया कि अपनी राजस्थान में जो हवाई जहाज जैसे सींगों वाली भैंस थी ना, वो धीरे धीरे सब गायब हो गई। मैं मद्रास में गया था, वहां भी मैं देख रहा था कि हरियाणा नस्ल की भैंसें वहां खड़ी थी। तो इसी पर हमने हमारी गौ माता के ऊपर कभी भी उसका नस्ल सुधारने का काम नहीं किया। हमारे पास हम माता तो कहते हैं, पर आज भी वो 1-1.5 किलो दूध देती है, उसको लोग ना तो घर में रखते हैं ना बाहर रखते हैं। यानी कि सरकारों ने जो इसको जो आधुनिक बनाना चाहिए था, उस पर कोई पैसा खर्च नहीं किया। खर्च एक ही बात में किया कि गौशाला में कितना अनुदान आया, कितना चारा खा गई, कितनी दवाई खा गई, और वो गाय वो बताने में सक्षम नहीं है। उसका एक ही पैरामीटर है, एक बार गौशाला का गेट खोल दो, मैं गांधी से कहता हूँ एक भी गाय माता वापिस नहीं आएगी। आपकी जो घर में पशु है ना, ये और आपके संबंध को ये बताता है। आप ये सुबह जाती है, शाम को वापस आपके घर में आ जाती है, इसका एक ही कारण है कि आप उसकी देखरेख करते हैं। अगर हमारी गौशाला और वृद्धाश्रम इतने ही होते तो हर आदमी का रुख जो है वृद्धाश्रम और गौशाला की तरफ होता। लेकिन मैं कहता हूँ भाइयों, ये भारतीयता के ऊपर कलंक है। मेरी बात से शायद आप सहमत हुए या नहीं, आपकी बात है, लेकिन मैं साथ की लड़ाई की बात है। अब साहब की लड़ाई अनेक क्षेत्रों में है। साहब अपनी सुख सुविधाएं, जैसे साहब ने बताया, परित्याग करने के लिए आए हैं। इन्होंने कोई ऐसी भावना जागृत नहीं की है कि आप लोगों की को सीढ़ी बना करके कोई सुख सुविधाएं हासिल की जाए, क्योंकि इनको जितनी सुख सुविधाएं एक आदमी अपने जीवन में ले सकता है, वो अपने जो सारी सुख सुविधाएं का अनुभव है, आनंद लेके आ चुके हैं। अब तो ये समाज की पीड़ा थी, आप पीड़ा समझिए। देखिए
एक बार साहब आप आने के बाद में अपना वर्ण, आचरण, भाषा, वेशभूषा, इमरी हर चीज उन्होंने चेंज कर दिया। इनके बैंक के अधिकारियों को, इतना बड़ा अधिकारी होने के बाद में एक बार इनके अधिकारियों को पता चला कि साहब जो है आज जोधपुर आए हुए हैं, तो कलकत्ता टीम को पता चला तो उन्होंने स्पेशल साहब को बुलाया, ताज होटल में बुलाया कि वो देखना चाहते थे कि रिटायरमेंट होने के बाद में साहब कैसे हैं। और साहब इसी वेशभूषा में उनके पास उस ताज होटल में गए। आपने वीडियो देखा होगा, एक दो महिला साथी जो पहले इनके नीचे अधनिष्ठ कर्मचारी थे, उनके आंखों में आंसू आ गए। इनके बैंक के लोग क्यों? कि उनका ये नारा है कि लाल सिंह जी ने जो ठाना है उसको करके माना है। ये परिणाम इनके बैंक का था। तो उन्होंने पूरे दिल से बोला कि साहब आप जिस मुहिम पे निकले हैं, क्योंकि ये सेवा है, ये सेवा कोई किसी को देता नहीं है, आदमी अपनी इच्छा से चुनता है, और जो आदमी अपनी इच्छा से चुनता है उससे आदमी कभी थकता नहीं है। आप उदाहरण के तौर पे देख लो, आप अपने खेत में जाते होंगे, मजदूर से ज्यादा काम करते हैं, पहले जाते हैं, लेट आते हैं, पर जो खेत का मालिक है वो कभी नहीं थकता है, पर मजदूर है वो शाम को थक जाता है। अगर पशु पालक है वो अपने पशुओं को लेकर पहले जाता है, अंधेरे तक चलाता है, लेकिन वो थकता नहीं है। इसी प्रकार की सेवा साहब की है। साहब को रोज मैं 6 बजे बिस्तर से उठता हुआ देखता हूँ, रात को 1 बजे का, 1:30 बजे का, 2 बजे का, कोई ठिकाना नहीं है। पहला इनका मकसद यही है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिला जाए, मेरे लोगों को जागरूक किया जाए, उनको हम बता दें कि हमारा अधिकारों का हनन कहाँ हुआ है। ये तो और साहब इसके बावजूद साहब कभी नहीं सकते। अब भाइयों निवेदन ये है कि हम भी आपकी समाज से आते, आपके भाई समझो, बुजुर्ग से भले बेटा समझो, हमारी एक ही मांग है, हम किसी के भी घर में जाते हैं तो चाय पानी कुछ न कुछ तो जरूर उसको पिलाते हैं। आपका 2 रुपया 5 रुपया जरूर खर्चा होता होगा। इस संगठन, इस लड़ाई के लिए हम आपसे सिर्फ आपका सहयोग मांग रहे हैं, और आपसे 1 रुपया मांग रहे हैं। वो 1 रुपया इसलिए मांग रहे हैं ताकि आप घर बैठे ये गर्व महसूस कर सको कि इस लड़ाई के अंदर मेरा डायरेक्ट योगदान तो नहीं, पर मैंने इसके अंदर 1 रुपया दिया है। अगर भाइयों 1 रुपया भी आपको भारी लगता है, उसकी भी हम माफी करते हैं, पर दूसरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप हमारे मेंबर जरूर बनिए। मेंबर बनने का भी आपको हमने ऐप बना दिया है, आपका कोई किराया नहीं लगेगा, कोई फार्म की फीस नहीं लगेगी। आपके गांव में कोई भी पढ़ा लिखा है, वो ऐप के द्वारा फार्म लोड करके आपका मोबाइल नंबर डाल करके उसके अंदर आपको मेंबर बना देगा। आप हमारा मेंबर जरूर बनिए। जब आप हमारे मेंबर बन जाएंगे, हमारी संख्या बढ़ जाएगी, तो सरकार हमसे डरने लगे। ये तो काम है हमारा डीएनटी का और पशुपालकों का। अब मैं 36 कौम की बात करता हूँ। यहाँ शायद शादी विवाह में अन्य कौम के लोग भी आगे बैठे थे। भाइयों, हम लोग लाइफ लाइन है। सरकार ने एक वर्ड दिया है वाइल्ड लाइफ, मैं हिंदी में बताता हूँ कि जंगली जानवरों का संरक्षण, और हमें लाइफ लाइन। लाइफ लाइन का मतलब है कि लोगों को जीवन देना। अगर कोई अभागे बच्चे की जन्म के टाइम माँ मर जाए, या कोई माँ उसको स्तनपान नहीं करा पाए, तो वो अगर दुनिया में जिंदा रहता है तो ये पशुपालक और पशुओं की वजह से रहता है। इसलिए हम लाइफ लाइन है, और इस मानव सभ्यता को यहाँ तक लेके आए हैं। हमारा किसी अन्य समाज से लड़ाई नहीं है, हम किसी के प्रतिद्वंदी नहीं है, हम सिर्फ अपने अधिकार मांग रहे हैं। इसलिए भाइयों हम कहते हैं कि शेर जो है ये वाइल्ड लाइफ है, शेर कोई दूध नहीं देता है, आज तक कोई शेर के दूध से जिंदा नहीं रहा है। और हिंसक प्राणी हो चाहे हिंसक आदमी हो, उसकी ना तो जंगल में जरूरत है और ना मंगल में जरूरत है। तो मैं आप सबसे, जो अन्य कौम के लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि हम इस मानव सभ्यता की लाइफ लाइन है, इसलिए आए, हमारी मदद करें, हमारे इस मुहिम के, हमारे इस संघ के आप सदस्य बने और हमारी संख्या बढ़ाएं। राम राम।